हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे। जैसे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, वो नए बच्चे ही कर रहे थे जिन्होंने अभी आज तक या तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर दिया है तो यूपीएसआई का जो पहली बार देंगे, वो सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। या फिर जिन्होंने अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको लेके बात करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी नया बच्चा जुड़ा होगा तो उसे पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक जुड़े रहना, तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर कोई नया बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसे कितना टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, ये देखेंगे। और पहली बार अगर कोई तैयारी कर रहा है तो फिर उसे कैसे करनी चाहिए, ये चीज़ें देखेंगे। ओके, और अगर कोई बच्चा जैसे कि पुलिस में सेलेक्टेड है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड है, तो क्या वो इसकी तैयारी कर सकता है? फिर कर सकता है तो कैसे, उस बारे में देखेंगे। ओके, वैकेंसी कितनी आएंगी और कब तक आ सकती हैं, ये भी देखेंगे। सैलरी देखेंगे, बुक लिस्ट देखेंगे और इसकी स्ट्रेटजी देखेंगे, और कितने घंटे आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज तक अगर किसी ने तैयारी नहीं की है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, तो वो सारे बच्चे भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी इसके एग्ज़ाम को होने में, जैसे कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो वो आई थी अप्रैल के महीने में वैकेंसी आई थी और नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो आराम से 6 से 7 महीने थे। तो अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास 8 महीने मिनिमम हैं। तो 8 महीने में आराम से अगर कोई नया बच्चा चाहे तो अच्छे से, जिसका मैथ भी, क्योंकि मैथ को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट होते हैं, मैथ भी वीक है तो मैथ को भी अच्छा कर सकता है और आराम से 8 से 9 महीने में तैयारी की जा सकती है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो नया बच्चा बिल्कुल तैयारी कर सकता है। कोई पहली बार कर रहा है तो वो भी आराम से देख सकता है, आराम से तैयारी कर सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई बच्चा यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर वो तैयारी करना चाहे तो उसे अभी तैयारी करनी है, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप सुबह 4 बजे से लेके आपको रात को 8-9 बजे तक मतलब वो फ्री नहीं होने देते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी इतनी थक जाती है कि आप सो जाते हो और फिर से आपको दूसरे दिन सुबह 4 से 5 बजे जागना पड़ता है। तो आपको अभी तैयारी करनी होगी। और जो हमारी वाली यूपीएसआई 2021 की भर्ती थी, उसमें मतलब जो नए बच्चे थे ना, सॉरी, जो यूपी पुलिस पहले 2019 और 2018 वाली भर्ती थी, उसमें जो सेलेक्टेड थे, तो जो कांस्टेबल्स थे, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला था। बस उन्होंने अपनी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, तो वो बच्चे आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उन्हें अपना पूरा सिलेबस अभी ख़त्म करना होगा, बाद में उनके लिए बस प्रैक्टिस के लिए रह जाए। ओके, तो इसकी वैकेंसी जो आएंगी वो 6000 प्लस के लगभग आने की संभावना है। और जैसे कि अगर टाइम बढ़ता है तो ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमारी वाली जो भर्ती थी वो भी पहले 3000 थी, फिर 5500 हुई, सॉरी 6500 हुई, फिर धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ती चली गई। तो आपकी वाली भी ऐसे 3000 4000 ऐसे बढ़ती जा रही है, तो ये और भी आगे बढ़ सकती हैं। अभी 6000 लगभग हैं। ओके, तो इसमें सैलरी लगभग आपको, क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, तो सैलरी आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 60,000 प्लस तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप ग्रामीण में ज्वाइन करोगे या फिर आप शहरी इलाके में ज्वाइन करोगे, 60,000 प्लस तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके, और ये पे लेवल 6 की जॉब है और इसका ग्रेड पे होता है 4200। ओके, हमारी जो 2021 वाली भर्ती थी उसका फॉर्म आया था, मतलब अप्रैल के महीने से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, उसका एग्ज़ाम नवंबर में हो गया था। नवंबर दिसंबर 2 महीने में उसका एग्ज़ाम चला था और फिर उसका डीवीपीएसटी हुआ था। डीवीपीएसटी में 3.5 गुना बच्चा बुलाए गए थे। डीवीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में चेस्ट और हाइट नापी जाती है लड़कों की, और लड़कियों का नापा जाता है हाइट और वेट। ओके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी की मार्कशीट में, किसी स्पेलिंग में, मम्मी की नाम की स्पेलिंग, पापा के नाम की स्पेलिंग, खुद के नाम की स्पेलिंग, अगर कोई गलती होती है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत की वो बात नहीं है। आप आराम से एक एफिडेविट बनवाइए और सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। आपको एक स्पेलिंग गलत होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं निकाला जाता है, वो लोग भी ये बातें समझते हैं। ओके, हम जैसे ही लोग होते हैं वो जो हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। और फिर होता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फिजिकल होता है जिसमें लड़कों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है, लड़कियों को 2.4 किलोमीटर
16 मिनट में दौड़ना होता है। तो ये बहुत ईजी फिजिकल है। जो भी सब इंस्पेक्टर होते हैं सेंट्रल में या फिर स्टेट में, उसमें सबसे ज़्यादा इजी फिजिकल यूपी पुलिस का ही होता है। मतलब इसमें सबसे मेन आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें ना वेट में आपका बस मिनिमम मेजरमेंट होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। आप मैक्सिमम कितने भी मोटे हो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे मेन आपका एग्ज़ाम होता है फिजिकल। हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम अच्छा खासा दिया जाता है। और इसका जो फिजिकल होता है ये क्वालिफाइंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2.4 किलोमीटर 16 मिनट की जगह अगर आप 12 मिनट में कर देते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका फिजिकल क्वालिफाइंग होता है। और फिर इसकी फाइनल कट ऑफ आई थी हमारी। ये फिजिकल हुआ था हमारा मई के महीने में, 6-7 मई को था मेरा फिजिकल। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो लास्ट अप्रैल के महीने में थी। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट निकला था वो शायद 14 अप्रैल को निकला था। ओके, तो सारी डेट्स याद ही रहती हैं। तो उसके बाद फाइनल कट ऑफ आई थी, ये आई थी 12 जुलाई को शायद फाइनल कट ऑफ आई थी। 12 जुलाई 2022 को फाइनल कट ऑफ आई थी। और फाइनल कट ऑफ आती है जितनी वैकेंसी होती है, मतलब हमारी वाली वैकेंसी 9534 थी, तो बिल्कुल 9534 बच्चे ही लिए गए थे। फिर उनका मेडिकल होता है। तो जो मेडिकल में आप सोच रहे होंगे मेडिकल में फेल हो जाते होंगे, फिर उनका क्या होता है? तो जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं उनका री मेडिकल होता है। और जो री मेडिकल में फेल हो जाते हैं वो पोस्ट फिर अगली वैकेंसी में जोड़ दी जाती हैं। जितने भी बच्चे बचते हैं 9534 से, भले ही 9000 बचें या फिर 9500 बचें या फिर एक भी ना निकले या फिर 1000 निकल जाएं, तो वो पोस्ट जो होती है नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसमें जोड़ दी जाती है। बाकी का मेडिकल में कोई नहीं निकलता है। मेडिकल इसका बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो मेडिकल में आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें जो पेपर होता है, अगर आप पेपर निकाल लेते हो तो उसी की सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों का 12 जुलाई को जैसे कि फाइनल कट ऑफ आ गई थी। फिर हमारा मेडिकल हुआ था, अक्टूबर में मेडिकल हुआ था और फिर वो नवंबर तक चला था। क्यों, कुछ बच्चों का स्टार्टिंग में हो गया था, मेरा स्टार्टिंग में ही हो गया था, बाकी के बच्चों का नवंबर तक चला था। फिर वो चलने के बाद फिर हमारी उसकी ज्वाइनिंग की डेट आती रही कि जनवरी में स्टार्टिंग में जा रहे हैं, फरवरी में जा रहे हैं। फिर वो फाइनली होते होते 12 मार्च को हम लोग ज्वाइनिंग पे गए थे। 12 मार्च हमारी ज्वाइनिंग की डेट थी 2021। और उसमें मतलब 28 फरवरी को हमें योगी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए थे। तो ये वो होता है। अगर हम 12 मार्च को ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना रीज़न आपका सॉलिड होना चाहिए कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में 45 दिन से ज़्यादा लेट होते हो तो आपकी ट्रेनिंग जो है 3 महीने की बढ़ा दी जाती है। तो आपको ज़्यादा लेट नहीं होना है। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में भी हमारे फिजिकल और रिटन वाले इंडोर आउटडोर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। 6 महीने बाद होते हैं इंडोर वाले, फिर 1 साल बाद होते हैं, और आउटडोर वाले 1 साल बाद ही होते हैं। और इसमें आपकी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, चाहे 3rd डिवीज़न है, चाहे 2nd डिवीज़न है, चाहे 1st डिवीज़न है, कोई मैटर नहीं करता। आपकी बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए लेकिन वो कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें कोई मैटर नहीं करता कितनी भी डिवीज़न हो। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की कमेंट हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, CCC चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो कुछ नहीं चाहिए होता है इसमें, बस एक सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। और आपकी एज 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, अगर OBC SC ST से हैं तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। और आपके पास जो होता है, मतलब आपकी परसेंट कोई मैटर नहीं करती है। आपकी चाहे कितनी भी परसेंट हो इसमें, 10th में कितनी भी हो, 12th में कितनी भी हो, और ग्रेजुएशन में आपने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे BTech BCA और BBA BA कुछ भी हो, और ग्रेजुएशन चाहे आपकी 40% हो, 50% हो, 45% हो, कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद इसमें एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आपकी 4 सब्जेक्ट आती हैं। मैथ होता है, रीजनिंग होती है, हिंदी होती है और GS होती है। ओके, और इसमें आपको एक सब्जेक्ट में करना होता है 35% पास होने के लिए, और ओवरऑल आपको करना होता है 50%। जैसे कि आप हर सब्जेक्ट में 35% करोगे तो आपके ओवरऑल भी 35% ही होंगे, लेकिन 35% पे आप फेल हो जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना होगा।
और आपको ओवरऑल 50% स्कोर करना होगा। और ये 35% नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स होते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट इसमें 40 नंबर की होती है, मैथ 40 नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं और जीएस के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 40 का 35% 14 क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन होता है 2.5 अंक का, तो मतलब आपका ओवरऑल होता है 100 अंक का पेपर। तो आपका ये चारों मिला के 400 अंक का ओवरऑल होता है और एक सब्जेक्ट इसमें होती है 100 अंक की। तो इसमें लोगों को 35% और 14 क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कोई बोलता है 14 क्वेश्चन, कोई बोलता है 35%। तो आपके क्वेश्चंस 35% मतलब 40 में से 14 सही होने चाहिए, या फिर आप नंबर में ले रहे हो तो 100 में से आपके 35 नंबर होने चाहिए। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। लेकिन ये जो 35% होता है ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 40 में से 35% स्कोर कर दिया तो आपके 14 क्वेश्चन सही हो गए, आपके 100 में से 35 नंबर आ गए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 2-4 नंबर अगर आपके घटते हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो आपको आराम से सेफ खेलने के लिए कम से कम 20 तो लाना ही होगा हर सब्जेक्ट में। तो आपको अच्छे से इसमें तैयारी करनी होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना बता देती हूँ, जैसे कि मॉक टेस्ट आपको कितने देने चाहिए या फिर मैंने कितने दिए थे। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से लगाने चाहिए। मैंने जो 2017 वाले प्रीवियस ईयर पेपर थे वो बहुत बार लगाए थे। जैसे कि ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ऐसे ही हमारा भी कोरोना में भर्ती नहीं आई थी 2020 में, तो आने वाली है। तो उस टाइम पे मैंने 2017 वाले जो पेपर थे वो बहुत अच्छे से लगा लिए थे और कई बार लगा लिए थे, क्योंकि कुछ काम होता नहीं था। तो आपको पूरा पैटर्न जानने को मिलेगा। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और आपको अगर तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाने होंगे। ओके, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। और मॉक टेस्ट मैंने कितने लगाए थे, तो देखो मैंने तो बहुत सारे लगाए थे। मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वही मैंने 7-8 बार लगाए थे। उसके बाद जो मतलब जितने भी आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलते हैं ना, टेक्स्ट बुक के सारे लगाए थे, RWA के और ओलिव बोर्ड के और ग्रेड अप के, और मतलब जितने भी ऑनलाइन और जितनी भी ऑफलाइन बुक होती हैं मैंने सारी ही लगाई थी। तो मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए थे। और कोचिंग तो मैंने कोचिंग नहीं की थी। जैसे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि जीएस में कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो वो देख लिया। मैथ में हाँ मैंने पढ़ा था। मैथ में मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि मेरे घर पे मेरे भैया पढ़ाते थे तो बेसिक तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था। बाकी का मैंने अभिनय शर्मा सर से पढ़ा था, तो आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर हैं और ये कोई प्रमोशन नहीं है, रियल में मैंने उनसे ही पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हो। उनके पढ़ने का मुझे एक और फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो हमेशा CGL के ही क्वेश्चंस कराते हैं। और मैंने CGL का जो मेंस था, मेंस के क्वेश्चंस किए थे मैथ के लिए, क्योंकि इसमें मैथ अच्छे खासे लेवल का आता है। और अगर आप सोचो कि आप मैथ में ऐसे ही तैयारी कर लो, बहुत हल्के से तैयारी कर लो और आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो मेंस का बैच था ना सर का, तो मैंने वो क्वेश्चन सारे लगाए थे, पूरे नोट्स बनाए थे मैथ के बहुत अच्छे से। और इसके अलावा मैंने बुक्स भी लगाई थी। तो मैथ पे मैंने काफ़ी ध्यान दिया था। और मैथ के जो क्विज़ होते हैं वो भी, क्योंकि मेरा मैथ में मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हुए थे। आपको बताऊं, मेरे 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के गलत हुए थे, क्योंकि मैथ में 4-5 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के आए थे। जो मेरा सेट था उसमें 5-6 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के गलत हुए थे, 1 क्वेश्चन मेरा मैथ का गलत हुआ था। वो बहुत ही माइनर मिस्टेक थी, लेकिन वो गलत हो गया। तो मेरे 40 में से 37 क्वेश्चन सही थे मैथ में। और आपको मैथ मतलब अच्छे से करना है, बुक भी लगानी होगी आपको। तो बुक मैंने जो लगाई थी, मैंने किरण पब्लिकेशन की लगाई थी। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो मोटी बुक है। आपको मैं 2-3 बुक बताऊंगी, जैसे कि आप किरण पब्लिकेशन की लगा सकते हो, आप राकेश यादव लगा सकते हो, या फिर अभिनय सर की, या फिर आदित्य रंजन सर की। मतलब मैं मेंस स्पेशली आपको PYQ UPSI के लगाने के बाद
CGL के क्वेश्चंस की तरफ जाना है, CGL के मेंस के क्वेश्चंस की तरफ जाना है और CPO के क्वेश्चंस की तरफ जाना है, तो ये वही करा सकता है जो CGL की तैयारी करा रहा हो। तो आप अभिनय सर से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, सच में मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो आपको मैथ का समझ में आ गया होगा, और मैथ की जो बुक हैं जो मुझे सही लगेंगी मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं, और अगर मैं कोई भूल जाती हूँ तो। फिर हम आते हैं, मैथ हो गया हमारा। रीजनिंग, तो रीजनिंग मैंने एक ऐसी बुक ली थी जिसमें बैंकिंग की रीजनिंग हो, क्योंकि हमारे में ना 2017 में इनपुट आउटपुट भी आए थे, तो हम जो हमारे प्रीवियस ईयर में आते हैं वो उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन 2021 में वो नहीं आए, लेकिन हमने तैयारी तो उनकी भी की थी। तो मैंने जो बैंकिंग की बुक ली थी, मैंने ली थी रवि पी तिवारी सर की बैंकिंग की बुक ली थी। आप KP सिंह की भी ले सकते हो और रवि पी तिवारी की भी ले सकते हो, मास्टर रीजनिंग भी ले सकते हो। आप बैंकिंग की कोई भी रीजनिंग की एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, इसमें अच्छे खासे लेवल की आती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हल्के में करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप उसमें 14 क्वेश्चन सही कर देते हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में नहीं आए। तो ये ऐसी सब्जेक्ट होती हैं जिसमें हम अपने मार्क्स नहीं छोड़ सकते, तो आपको रीजनिंग की भी अच्छे से तैयारी करनी होगी। अच्छा, फिर हम आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी में क्या करना है आपको, हिंदी में आपको सबसे पहले इसका सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको 2-3 बुक मैं रिकमेंड करूँगी, आप उन्हें पढ़ सकते हो, या फिर आपको जैसे कि अलंकार नहीं आ रहे हैं तो आप किसी भी टीचर से जाके देख सकते हो, किसी भी टीचर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी टीचर से जाके देख सकते हो जिसका आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, और आपको कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने अभिनय सर का बताया, मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा था उनका कभी भी, उनका यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस पढ़ी हुई थी, तो वही मैंने की थी। और फिर मैंने वो अनअकैडमी पे भी पढ़ाते, तो अनअकैडमी पे भी वो फ्री में पढ़ाते थे, वो वाली मैंने अनअकैडमी पे भी क्लास लेती थी, वो सर फ्री में पढ़ाते थे, वही लेती थी। तो मैथ भी मैंने ऐसे ही फ्री में ही किया था, और रीजनिंग भी ऐसे ही की थी। रीजनिंग की मैं क्लास नहीं लेती थी, बुक से प्रैक्टिस करती थी मैक्सिमम। और हिंदी में मैं बताऊं, हिंदी में मैंने जो तैयारी की थी, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से तैयारी की थी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें गलतियाँ काफ़ी हैं, तो आप राजपाल की भी बुक ले सकते हो और आप लूसेंट भी ले सकते हो, सही बुक हैं तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो। और मैं तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। और फिर हम आते हैं GS पे। तो GS के लिए आप लूसेंट तो आपके पास होनी चाहिए, लूसेंट की आप एक ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए, और लूसेंट की आप एक वो भी ले लीजिए, और आप GS की एक घटना चक्र ले लीजिए। और मूल विधि, अच्छा मूल विधि के लिए बहुत परेशान हो आप लोग, मूल विधि की प्लीज़ क्लासेस देखना बंद करो। मूल विधि कुछ नहीं है, बहुत मतलब मूल विधि के इतने क्वेश्चंस आते ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें देखिए कि आप मूल विधि कितनी आ रही है। तो इतनी आ रही है तो क्या आप मतलब अगर मूल विधि कम आ रही है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स क्यों डालें, आपको संविधान बहुत अच्छे से करना है, संविधान के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो मूल विधि की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही चीज़ें, और अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैथ पे ध्यान देना है, तो अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अदर GK पे ध्यान दीजिए, अभी आप पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, बाकी का थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह और चीज़ें पढ़ते रहिए। तो अब हम देखते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप 5 से 6 घंटे पढ़ोगे ना, 5 से 6 घंटे तो वो सफिशिएंट होंगे। और अभी आप चारों सब्जेक्ट को लेके मत चलो, क्यों खिचड़ी बन जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपना मैथ अच्छा करना है। तो आप जो 5-6 घंटे दे रहे हो, तो अगर आप उसे 4 जगह डिवाइड कर दोगे तो देखो सब में थोड़ा 25% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक ही जगह एफर्ट लगाओगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैथ में कोशिश करो आप 90% स्कोर करने की कोशिश करो, और आप 6-7 घंटे मैथ पढ़ो। रीजनिंग के जो टॉपिक्स नहीं आते रीजनिंग पढ़ो, बाकी का GS में कुछ नहीं है, आप बस पॉलिटी अच्छी कर लोगे ना, उसी से हो जाएगा। पॉलिटी अच्छे कर लो और उसी से पास हो जाओगे। मेरे GS में 26 क्वेश्चन सही थे 40 में से,
और मैंने पॉलिटी के अलावा कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, बस मूल विधि की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट थे और उसके अलावा जो हम पहले तैयारी करते रहते हैं, जो हमें जीएस याद रहती है, हिस्ट्री वगैरह, वही चीज़ें मुझे पता थी। बाकी के मैंने जीएस में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले थे, फिर भी मेरे 26 क्वेश्चन सही थे 40 में से। तो पॉलिटी पे आपको ध्यान देना है, लेकिन अभी नहीं देना है। पहले आपको एक एक करके अपनी सब्जेक्ट अच्छी करनी है। सबसे पहले आप मैथ अच्छा करो। मैं नहीं कह रही आप अभिनय सर से पढ़ो, जिस भी सर का आपको समझ में आता हो, लेकिन ऐसे सर का पढ़ना जो आपको मतलब आपको सीजीएल मेंस के लेवल का पढ़ा रहे हो। ओके, तो सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस करने हैं आपको, जो ट्रेंडिंग में हो, जो अभी हाल फिलहाल आ रहे हो। और ये नहीं है कि यूपीएसआई का बैच ही पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, सीजीएल मेंस के पढ़ो, यहाँ पे हिंदी पीसीएस लेवल की पढ़ाई जा रही है तो वहाँ से पढ़ो, कुछ कहीं से कवर करो, कुछ कहीं, एक जगह से कुछ नहीं होता। तो कोई टॉपिक किसी का अच्छा है और उससे कर लो, और अपने नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से, क्योंकि वही आपको बार बार रिवाइज करने हैं। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से। जीएस के नोट्स स्पेशली आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मैथ आपको उन्हीं नोट्स से अपना रिवाइज करना, आपको अपना उन्हीं नोट्स से रिवाइज करना है, और जीएस के नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, मतलब अभी आप बस एक सब्जेक्ट अच्छा करिए, मैथ अच्छा करिए, उसके बाद रीजनिंग अच्छा करिए, और हिंदी बहुत जल्दी हो जाती है। हिंदी की इतनी ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, ईजी होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी आप धीरे धीरे करेंगे, आपको हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सबके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी का आज की वीडियो में यही है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। और इस पोस्ट तक पहुंचाने में जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, जो चीज़ें मुझे आती हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी आपको वो चीज़ें बताने की, आपकी हेल्प करने की। और बाकी का मैं कोई क्लासेस स्टार्ट करने वाली नहीं हूं, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी ही क्लासेस की तरफ बाद में हमसे ये कहेगी कि हम मेरी क्लासेस में पढ़ो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें सही होंगी वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।